जय हिंद। देखिए, ये वीडियो उनके लिए है जिनका एग्ज़ाम एसएससी जीडी यानी कि ये जो एसएससी डीवी इस बार का एग्ज़ाम आया हुआ है 2022-23 का कांस्टेबल भर्ती का, और साथ में जो बिहार पुलिस की नई भर्ती आने वाली है उन दोनों के लिए जो अभ्यर्थी हैं। और आपने आशा करता हूँ कि एसएससी जीडी का फॉर्म तो डाल ही दिया होगा। और ये जो है हमारी एसएससी जीडी 2022-23 के लिए और बिहार पुलिस की नई भर्ती 2022-23 के लिए कंबाइन रूप से दोनों के लिए स्पेशल क्लास है मैथ्स की। और मैथ्स की हम ये पहली क्लास लेके आए हैं आपके सामने, और ये हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी। और यहाँ पे हम नंबर सिस्टम और विभाज्यता को पढ़ेंगे अपनी पहली क्लास में, जिसमें हम आपको कॉन्सेप्ट और साथ में क्वेश्चन दोनों कराते हुए चलेंगे। आज पहली क्लास में नंबर सिस्टम और विभाज्यता के रूल पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी जीडी और बिहार पुलिस का। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और देखते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने कि 540 के समगुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, तो 540 जो है ना, उसके आपको समगुणनखंड बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको गुणनखंड बता दूं ताकि आप कंफ्यूज मत हो। गुणनखंड होता क्या है? गुणनखंड को अपन इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं? फैक्टर। ठीक। और फैक्टर क्या होता है? देखो, जैसे मान लो एक संख्या लिखता हूँ मैं 15। अब 15 का मैं बताता हूँ कि 15 जो है 1 से भी डिवाइड हो जाएगी, यानी विभाजित हो जाएगी, 3 से भी हो जाएगी, 5 से भी हो जाएगी, 15 से भी हो जाएगी। तो 15 के ये सब क्या हैं? फैक्टर हैं। क्या है? फैक्टर बोले तो गुणनखंड हैं। ठीक, तो ये होते हैं गुणनखंड। आप कंफ्यूज मत हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब आगे बात करता हूँ। तो 540 के सम गुणनखंड। अब सम क्या होता है? सम वो संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग देने पर पूरी तरीके से भाग चला जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है? सम संख्याएं। तो आपको सम गुणनखंड बताना है किसका? 540 का। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे करोगे। देखो, संख्या क्या है अपने पास? 540 है। समगुणनखंड जब भी आपको बताने की बात करें, समगुणनखंड की संख्या आप बताओ, तो जो भी संख्या हो उसको आप क्या करो? सबसे पहले डिवाइड कर दो 2 से। क्यों डिवाइड कर दो? क्योंकि सम की बात कर रहा है और सम हमेशा 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो जब आप सम इसको डिवाइड करोगे 540 को 2 से, तो आपको क्या मिलेगा? 270 मिलेगा कट के। क्या मिलेगा? 270। अब आपको 540 के नहीं, 270 के गुणनखंडों की संख्या बताना है। सम तो मैंने पहले ही हटा दिया, तो अब आपको 270 के गुणनखंडों की जो संख्या होगी वही 540 के गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। अब 270 के गुणनखंड आप निकालोगे कैसे, वो समझो। देखो, दो तरीके हैं। एक तो चाहे आप फैक्टर बना के निकाल लो, छोटा छोटा करके 2 से काटो, 2 से किसी इस तरह से। रुको बताता हूँ। देखो, या तो आप क्या कर सकते हो, फैक्टर बना के 2 2 से काट सकते हो। सबसे पहले 2 से भाग दोगे इसको, तो 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, बचा 1, 2 पंचे 10, यानी फिर अब किससे जाएगा? 3 से चला जाएगा। कितनी बार? 3 चौको 12, 3 पचे 15, फिर 3 से चला जाएगा, 3 15 हम 45, फिर 3 से चला जाएगा, 3 पचे 15। अब 5 है तो 5 तो जाएगा नहीं किसी से, तो 5 लास्ट में लिख दिया। अब इसके गुणनखंड आपको क्या मिल गया ये समझो। 270 गुणनखंड क्या क्या मिले आपको? 3 कितने? 2 एक बार मिला, यानी कि 2 की पावर 1 कह सकते हो। ठीक, उसके बाद गुणा लगाओ, तो 3 कितनी बार मिला? 1 2 3, यानी 3 की पावर 3। ठीक, और 5 कितनी बार मिला? एक बार, ये 5 है लास्ट में, तो 5 की पावर 1। ठीक, तो आपका कुछ इस तरह से गुणनखंड 270 का मिल गया। लेकिन याद रखना, हमने क्या किया था? डिवाइड 2 किया था। और डिवाइड 2 किया था, और कभी भी आपको गुणनखंड बताने की संख्या की बात करें, तो जो भी फैक्टर की पावर आए ना, उस फैक्टर की पावर से आप यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना। जो भी फैक्टर आए, जैसे अपना फैक्टर क्या है? 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 1। तो जो भी फैक्टर आए उसकी जो पावर है ना, वो एक एक पावर को बढ़ा दो। क्या कर दो? एक एक बढ़ा दो। क्या करना है? 1 प्लस करना है। यहाँ 1 है तो 2 की पावर 1 है तो पावर 2 हो जाएगी। यहाँ 3 है तो पावर कितनी हो जाएगी? 4। यहाँ 1 है तो 2। तो कैसे करोगे? देखो, पावर 1 है, 2 की पावर 1, तो यहाँ क्या लिख दो आप? पावर को 1 बढ़ा के 2 लिख दो। ठीक, फिर उसके बाद पावर यहाँ पे 3 है, तो 3 की जगह 1 बढ़ा के पावर क्या लिख दो? 4। पावर को लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे पावर क्या है? 1 है, तो 1 को क्या लिख दो? गुणे करके 2, 1 बढ़ा के। अब गुणा कर दो सबको। 2 चौको 8 दूनी 16, 2 चौको 8 दूनी 16। तो राइट आंसर जो आपका होगा ना फाइनल, 16 ही वो होगा जो 540 के समगुणनखंडों की संख्या होगी। आई होप आप समझ पाए होगे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का। ध्यान से समझिएगा। देखो, क्या बोल रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए
जिसे 8, 12, 20 और 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल क्या मिले? 5 मिले। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से करना है। कभी भी आपको दे दे कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12, 20 और 25 से डिवाइड करने पर हर बार शेषफल 5 मिले और आपके पास ये ऑप्शन लिखा हुआ है। कुछ नहीं करना, जब न्यूनतम संख्या बोले यानी छोटी से छोटी संख्या, तो आपको सबका एलसीएम निकाल लेना है। जो दी हुई सबका एलसीएम निकाल लेना है। अब भाई आप पूछोगे एलसीएम क्या है, तो देखो जिनको नहीं पता है बता दें। एलसीएम होता है लघुत्तम समापवर्तक यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसको अगर परिभाषित करूँ मैं ना, तो इस तरह से कर सकता हूँ कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः कट जाए। कहने का मतलब ये कि इस ऑप्शनों में से वह छोटी से छोटी संख्या यानी न्यूनतम संख्या जो दी गई 8, 12, 20 और 25 से पूर्णतः कट जाए, वही उसका एलसीएम हो जाएगा इन संख्याओं को कंबाइंड रूप से। तो एलसीएम तो समझ गए, तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, आप फैक्टर कर करके निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको फैक्टर करके नहीं बताऊँगा, मैं डायरेक्ट बताऊँ कैसे करोगे। देखो सबसे पहले आप कॉमन लेना सीखो। 8, 12, 20, 25 में कम से कम 2 ऐसी संख्याएं होनी चाहिए जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन हो, तभी ले सकते हैं। कम से कम 2 देखोगे तो यहाँ इन 8, 12 और 20 में कॉमन क्या है? 2 है। तो 2 सबसे पहले मैंने ले लिया। क्या ले लिया? 2, और गुणे का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ पे 2 जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा? यहाँ लिख देता हूँ, 2 चौको 8 बचा, गुणे क्या बचा? 2 छक्के 12 बचा, गुणे क्या बचा? 2 दाहम 20 बचा, ठीक है ना। और गुणे कितना बचा? 25, क्योंकि ये तो कटा ही नहीं था। अब ये 2 मैंने लिया है एलसीएम के लिए अपना, याद रखना, 2 कॉमन ले लिया। अब वापस से देखोगे तो अब संख्या ये मिल गई आपके पास, 4 गुणे 6 गुणे 10 गुणे 25, ये संख्या हो गई। अब इनमें कॉमन क्या है? तो फिर से 2 कॉमन है, दिख ही रहा है। तो फिर छोटा कर दो। जब फिर छोटा करोगे तो ये कट के क्या मिलेगा? 2 दूनी 4 मिलेगा। अब ये क्या मिलेगा? 2 तिहाई 6 मिल जाएगा। ये क्या मिल जाएगा? 2 पंचे 10 मिल जाएगा, और गुणे 25 ये उतर आएगा इस तरह से, ठीक। अब इसके बाद कॉमन देखो क्या है, तो 5 कॉमन है। 2 बार 5 और 25 है, 2 गुणे 5 ले लो। जैसे ही 5 लोगे तो मैं आगे लिख देता हूँ इसी को छोटा करके, 2 गुणे 3 तो आपका उतर आएगा, क्योंकि ये तो 5 से कटेगा नहीं। अब बचा कितना? 5 गुणे 5 यानी 5 एक कम 5 हो जाएगा, और ये 5 25 हो जाएगा, ठीक। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक। तो अब देखो, अब आपके पास क्या बचा? आपके पास 2 गुणे 3 गुणे 1 गुणे 5। अब यहाँ पे कम से कम 2 संख्याएं कोई भी कॉमन नहीं है, एक तो लेना नहीं है, एक तो हर जगह कॉमन मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे? फाइनल जो चीज़ें बच जाएंगी नहीं, उनको भी आप गुणा कर लोगे इसी फैक्टर में। जो ये फैक्टर है एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? गुणे 2 एक बार और हो जाएगा ये वाला, फिर गुणे 3 हो जाएगा, फिर गुणे 1 को तो लेने का कोई मतलब ही नहीं, गुणे 5 हो जाएगा, ठीक। यानी कि आपका एलसीएम ये आ गया, और इनका जो सब गुणा कर दोगे वही आपका एलसीएम हो जाएगा। कॉमन लेते लेते मैंने कैसे निकाला है, अगर ना समझ में आए तो एक बार रिवाइज कर लेना। अब अगर आप सबको अगर गुणा करोगे ना, तो देखोगे 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, दूनी 40, 3 120, पंचे 600, यानी सबका गुणा ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 पंचे 20, दूनी 40, 3 120, पंचे 600, यानी 600 आपका एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलसीएम आ जाएगा आपका 600। अगर आपका एलसीएम 600 आया ना भाई साहब, तो आपको बताना क्या था? बताना था कि वह न्यूनतम संख्या जिसे 8, 12, 20 और 25 से विभाजित करने पर हर बार 5 शेषफल बचे। यानी 600 तो वो संख्या है जो विभाजित करने पर पूरे तरीके से 8, 12, 20 और 25 से कट जाती है, लेकिन 5 शेष भी फल भी बचना चाहिए। तो ऐसा मैं 600 में क्या कर दूं कि 5 शेषफल बचे? तो आप कहेंगे कि 600 में 5 और जोड़ दो, तो बार बार जब डिवाइड करोगे तो 5 यही शेषफल मिल जाएगा। तो क्यों ना मैं 600 में 5 जोड़ दूँ। और जैसे ही 600 में 5 जोड़ूंगा ना, तो 8, 12 और 20, 25 में विभाजित करने पर 5 हर बार शेषफल मिलेगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 605। आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मैं टाइम यहाँ पे ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट भी बताना है, क्वेश्चन दोनों कराना है। मेरा उद्देश्य आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन दोनों कराना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके सामने है। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है कि वह लघुत्तम पूर्ण वर्ग क्या होगा जो 27, 54 और 72 प्रत्येक से विभाज्य है। यानी ये जो संख्याएं हैं सब पूर्ण वर्ग में लिखी हुई हैं। किसमें है? पूर्ण वर्ग में। और आपको पूछा है कि आप बताओ कि वह पूर्ण वर्ग सबसे छोटा, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा वाला कौन सा होगा जो 27, 54 और 72 सबसे कट जाए। विभाज्य मतलब काटने पर शेषफल 0 दे। तो आपको मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा कैसे आपको करना है। देखो इतना लंबा भाग नहीं करना है, आपको देखना है यहाँ पे क्या लिखा है 27। 27 को मैं 9 गुणे 3 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी कि जो संख्या 27 से कटेगी वो 9 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, ठीक।
अब इसी 3 को लेके मैं इस क्वेश्चन को बनाऊंगा, ऑप्शन को एलिमिनेट करके। आपको समझना है कैसे, देखो 3 का विभाज्यता नियम पहले जान लो भाई साहब होता क्या है, और जिसको भी विभाज्यता नियम नहीं पता है ना तो वो रट लो, और रटने के लिए या तो गूगल कर लो या तो कमेंट बॉक्स में लिख कमेंट करना, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो विभाज्यता नियम 3 का ये होता है कि सभी संख्याओं का डिजिसम, क्या सभी संख्याओं का जो डिजिसम होता है, डिजिसम बीजांग जिसको बोलते हैं, वो 3 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। कहने का मेरा मतलब सिंपल सा ये है कि जैसे यहाँ पे 1296 लिखा है तो इसका डिजिसम कैसे निकालोगे, 1 + 2 + 9 + 6, 9 6 15 तो 17 1 18, यानी 18 इसका डिजिसम होगा। यानी कि किसी भी संख्या का डिजिसम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, 18 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। तो किसी भी संख्या का अगर डिजिसम 3 से डिवाइड है तो संख्या पूरी तरीके से 3 से डिवाइड हो जाएगी, पूरी संख्या। ये होता है 3 का विभाज्यता नियम। तो मैंने अभी देखा कि ये वाला जो है ना, पहली संख्या 3 से डिवाइड है। अगला ऐसे ही देख लो 1 + 2 यानी 3 2 5 5 10, 10 3 से क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो काट दो इसको। अगला देखो 9 6 15 3 18 1 19, 19 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, काट दो। 6 5 11 2 13, 13 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो एक ही तो ऑप्शन आपके पास बच गया। तो पहला ऑप्शन जो 1296 होगा वही आपका राइट आंसर होगा, जो पूर्ण वर्ग होगा, जो 27 54 और 72 से काटने पर प्रत्येक दशा में आपको विभाज्य होगा। आई होप आप समझ पाए होगे, ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड से आपको करना है, समय भी तो बचाना है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन नंबर 4। फट से इसको देखिए। चलिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है वह सबसे छोटी 5 अंकी संख्या कौन सी होनी चाहिए जिसे 3 7 13 और 37 से विभाजित करने पर शेषफल 2 प्राप्त हो। अब बात को समझना, सबसे पहले आपसे डिमांड क्या की है कि वह छोटी से छोटी संख्या हो जो इन ऑप्शनों में से जो 5 अंकी हो। कितने अंकों की, 5 अंकी, और जो 3 7 13 और 37 से डिवाइड करने पर हर बार शेषफल क्या दे, 2 दे। क्या दे, शेषफल 2 दे। आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले मैंने क्या थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया था, बताया था ना, जब कभी भी ऐसा बोले तो सबसे पहले क्या करो, छोटी से छोटी संख्या बोल रहा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इनका एलसीएम निकाल लेना है। 3 7 13 और 37 का एलसीएम निकाल लो और इसमें 2 जोड़ दो। क्यों 2 जोड़ना है, क्योंकि एलसीएम जो होता है ना वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्या यानी 3 7 13 37 को पूर्णतः काट दे। लेकिन आपको 2 शेषफल भी लाना है, और जो शेषफल लाना है वो तो जोड़ोगे तभी ना शेषफल आएगा। चलो तो 3 7 13 और इसका एलसीएम जब आप निकालोगे तो इनके बीच पहले बताओ कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। 3 7 13 37 के बीच कुछ कॉमन नहीं है। जब कभी भी कुछ कॉमन ना हो तो डायरेक्ट जो संख्या दी होती है ना उसी को गुणा कर दो तो एलसीएम आ जाता है। करके देखो, जब आप गुणा करोगे 3 × 7 × 13 × 37 ना, तो आपका क्या आएगा, एलसीएम ही आ जाएगा। तो गुणा करके देख लेना भाई, 3 × 7 × 13 × 37, तो गुणा करोगे तो क्या आएगा आपका 1। गुणा आपको करना है, कैलकुलेशन तो आपको करनी है ना भाई साहब। देखो 10101 आएगा, क्या आएगा इसका एलसीएम 10101। बट कह रहा है कि शेषफल भी 2 प्राप्त कराना है, तो इसमें +2 जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा 10103 हो जाएगा, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 10103। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन की आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। जल्दी से अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। क्या बोल रहा है कि के किन मानों के लिए 4x⁵ प्लस 9x⁴ माइनस 7x3 माइनस 5x2 माइनस 4kx प्लस 3k2 जो है x-1 से एक गुणनखंड के रूप में होगी। तो जब कभी भी आपको ये दे दे, अब पूछा कि यहाँ पे पहले चीज़ को पकड़ो, क्या पूछा, के का मान, यानी भाई साहब आपको निकालना क्या है, के 2 मान निकालना है। मान निकालने के लिए इतनी बड़ी गणना दी है, लेकिन आपके पास एक x-1 के रूप में गुणनखंड दिया है, तो क्यों ना मैं एक गुणनखंड से पूरी चीज़ों को बना लूँ। तो मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से बताने वाला हूँ। तरीके बहुत हैं लेकिन आपको बहुत बेसिक तरीके से बताऊँगा। सबसे पहले आप x-1 को पकड़ लो जो एक गुणनखंड है, और x-1 बराबर 0 होता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इस x को जो आया है ना, इस पूरे इक्वेशन में बराबर 0 मान के रख दो। क्या कर दो, रख दो। याद रखना है 4x⁵ है, जो लिखा है ना कैप टाइप का, पावर है, क्या है, पावर है, कन्फ्यूज मत होना। जैसे ही आप इस संख्या गणना पे जो भी आपका ये समीकरण है उसमें जैसे x बराबर 1 रखोगे ना, तो देखो क्या बनता है, अभी देखता हूँ। ये हो जाएगा x⁵ है, तो कभी भी 1 रखोगे तो 1 की कोई भी पावर होगी तो 1 ही आएगा, तो डायरेक्ट मैं इसको 4 ही लिख सकता हूँ। फिर 9 है, x⁴ है, तो 1 की पावर 4 करोगे तो कोई मतलब है ही नहीं। फिर माइनस का 7 ही लिख दोगे क्योंकि x⁵ 3 है।
फिर -5 ही लिख दोगे, कोई मतलब है नहीं। अब जगह नहीं है तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, -4kx है तो k की जगह x की जगह 1 रखोगे तो -4k बचेगा। क्या बचेगा यहीं पे ध्यान देखना, -4k बचेगा, प्लस 3k² बचेगा। क्या बचेगा? प्लस 3k² बराबर हो जाएगा 0। ये दोनों एक ही लाइन में आना चाहिए, थोड़ा सा जगह की कमी के कारण ऐसा कर दिए। अब जब इसको सॉल्व करोगे ना, देखो 9 4 13, लेकिन -7 -5 हो जाएगा, -12 तो एक ही ना बचेगा यहाँ से, तो इन सब का कैलकुलेशन +1 बच जाएगा। तो इसको मैं व्यवस्थित करके लिख देता हूँ। क्या लिख दूंगा? 3k² पहले लिख दूंगा, फिर -4k लिख दूंगा, फिर यहाँ से +1 सब कटे पिटे बराबर 0। तो आपको अब समीकरण मिल गया। इस समीकरण से आपको क्या है, k की दोनों वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। अब मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह की कमी है, और रिवाइज करके आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। चलो अब मैं मिटा रहा हूँ। अपने पास क्या मिला है? 3k² -4k +1 बराबर 0 समीकरण मिल चुका है। क्या मिल गया? 3k² -4k +1 बराबर 0 समीकरण मिल गया है। अब कुछ नहीं करना, गुणनखंड 2 बना लेना है, k की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? बीच वाले को ऐसे तोड़ना है आपको कि जो यानी पहले वाला है और लास्ट वाला है, उन दोनों गुणा करोगे तो 3k² आएगा। 1 गुणे 3k² आएगा। तो जब कभी भी बीच वालों को ऐसा तोड़ो कि दोनों संख्याओं को गुणा करो ना, तो 3k² ही आए, लेकिन जोड़ो तो कितना है? -4k आया। तो मैं कैसे तोड़ दूँ इसको? देखो, तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है, मैं लिख सकता हूँ -3k और -k। तो -3k और -k को जब जोड़ोगे तो -4k होगा, +1 तो इधर लिखा ही हुआ है और इधर 3k² पहले से लिखा हुआ है। अब देखो, इनको जब बीच वालों को मैंने इस तरह तोड़ दिया है, तो जब इनका गुणा करोगे 3k × k जो होगा 3k² हो जाएगा। वो भी चीज़ सेटिस्फाई कर रही है, और साथ में -3k अब -k करोगे तो -4k होगा। तो इस तरह से आपको तोड़ना सीखना पड़ेगा। अब कुछ नहीं करना, 2 2 का पेयर बना लो। देखो 2 का पेयर यहाँ से, 2 का पेयर यहाँ से, तो इनके बीच कॉमन क्या है? तो देखोगे 3k कॉमन है। क्या कॉमन है? 3k कॉमन है। 3k निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा? 3k² में k बचा। यहाँ क्या बचा? -1 ही बच गया। फिर यहाँ से -1 कॉमन ले लो दोनों से, तो क्या बचेगा? k -1 बच जाएगा। यानी आपको पास 2 गुणनखंड पता चल गए, एक k -1 मिल गया, एक 3k -1 मिल गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह कम है, ठीक है। रुको एक सेकंड, देखो 1 सेकंड। तो एक गुणनखंड आपको क्या मिला? k -1 मिल गया। दूसरा गुणनखंड क्या मिला? 3k -1। क्या मिल गया? 3k -1, ठीक है। अब जब इसको आप देखोगे ना, तो k -1 बराबर करोगे 0। क्या करोगे? k -1 बराबर 0, तो k बराबर क्या आएगा? 1 आएगा। एक बार 1 किस में है? केवल लास्ट वाले ऑप्शन में है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और जब 3k -1 बराबर 0 करोगे तो 3k बराबर 1 हो जाएगा, और k बराबर 1/3 आ जाएगा। इससे क्या आ जाएगा? पक्षांतर हो गया, k बराबर 1/3। जगह की कमी के कारण मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, रुको मिटा के लिख देता हूँ। 1 सेकंड रुकना। देखो क्या हो जाएगा, 1 सेकंड। तो ये k -1 बराबर 0 करोगे तो k बराबर 1 वैल्यू तो 1 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 4। लेकिन 1/3 कैसे आएगा? देखो 3k -1 भी तो है। देखो 3k -1 बराबर 0 करोगे तो 3k बराबर क्या हो जाएगा? 1 उधर जाएगा, माइनस में प्लस में 1 आ जाएगा, k बराबर 1/3 नीचे चला जाएगा। तो राइट आंसर यही होगा। आई होप आप समझ गए होगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, और इसका आंसर बताइए कैसे होगा, क्या होगा। देखो क्या कह रहा है कि यदि 9 अंकी संख्या जो है, क्या लिखी है? 755 x 36 7 8 22, यानी x बाई 2 वैल्यू नहीं है आपके पास, लेकिन लिख दिया है। ये जो 9 अंकी संख्या है ना, जहाँ पे x और y की वैल्यू अपने को पता नहीं है, वो निकालना है। और 9 अंकी जो संख्या है किससे विभाज्य है? नहीं कटती है 72 से। तो x + y का मान, x + y निकालने के लिए आपको x और y अलग से निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे? समझो, बहुत ही सिंपल तरीका है, डिविजिबिलिटी रूल से। ये संख्या किससे डिवाइड हो रही है? 72 से। और 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 गुणे 8 भी लिख सकता हूँ। 9 8 72 होता है। यानी कि जो संख्या 72 से डिवाइड हो रही है वो 9 से भी डिवाइड होगी और 8 से भी डिवाइड होगी। तो मैं क्यों ना डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लूँ। देखो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है समझना। पहले मैं इधर संख्या लिख देता हूँ। देखो संख्या क्या लिखी है आपके सामने? 755, फिर x है, फिर क्या है? 36 है, फिर क्या है? 78 है, और फिर 22 है, ठीक है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि इकाई की तरफ से गिनो और लास्ट के 3 अंक 8 से अगर डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब इकाई के अंक से गिनोगे तो लास्ट के 3 अंक क्या हैं? 7 8 और 22 हैं। तो लास्ट के 3 अंक जो है ना, किससे डिवाइड होने चाहिए पूर्ण तरीके से? वो डिवाइड हो जाने चाहिए आपके 8 से।
तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। देखो जरा करके। अब 22 की जगह मान लो लेट सपोज मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ में कुछ तो भाई साहब रखना पड़ेगा ना, कि कुछ ना रखूँ, कुछ तो रखना पड़ेगा। देखो कम से कम 0 ही रख देता हूँ। तो 22 की जगह अगर मैं 0 रखूँगा थोड़ी देर के लिए और 8 से डिवाइड करूँगा तो कैसे डिवाइड होगा, 8 9 72, यानी 6 बचा, और 6 बचेगा तो 60 हो जाएगा। लेकिन 60 8 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 64 हो जाता है 8 से पूरी तरीके से डिवाइड। तो क्यों ना मैं 22 की जगह क्या लिख दूँ, 4 लिख दूँ। क्या लिख दूँ, 4। तो अब ये पूरी तरीके जैसे 784 बना ना, तो 8 से पूरे तरीके से डिवाइड हो जाएगा। अब 8 से पूरे तरीके से डिवाइड हो जाएगा ना, तो आपको एक चीज़ मिल गई। क्या मिल गई, कि 22 बराबर भाई साहब 4 होगा इस क्वेश्चन में। क्या होगा, 4। तो इस तरह से आपको करना है। अब देखो अगला आपको x बताना है, तो क्यों ना 22 बराबर मैं 4 लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, 22 बराबर मेरे को 4 मिल गया तो मैंने 4 लिख दिया। अब x कैसे निकालोगे, देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल से x निकाल लोगे। कैसे, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि अगर किसी संख्या का डिजिसम, अभी डिजिसम मैंने 2 क्वेश्चन पहले ही बताया है कि सभी संख्याओं के एक एक अंक को जोड़ना। तो अगर किसी संख्या का डिजिसम अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं 22 की वैल्यू निकालूंगा। सबसे पहले सबको जोड़ लो, तो 7 5 12 5 17 17 3 20 6 26 7 33 8 8 33 8 41 4 45, यानी 45 प्लस एक्स आ रहा है। इसका जोड़ कितना आ रहा है, 45, और साथ में एक्स की भी जोड़ूंगा। और ये जो है 9 से डिवाइड होना चाहिए। आप देखोगे कि डिजिसम जो है पहले ही 9 पना 45 हो रहा है, यानी पहले ही डिवाइड हो जा रहा है। और संख्या की बात कर रहा है, केवल 9 अंकी संख्या ही चाहिए, यानी कि एक एक अंकी ही होनी चाहिए संख्या। तो x की जगह मैं क्या रख दूँ, x की जगह भाई साहब मुझे 0 ही रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा x की जगह 0, क्योंकि जैसे ही मैं x की जगह 0 रखूँगा ना, तभी ना डिजिसम 45 आएगा और 9 पना 45 डिवाइड होगा पूरी तरीके से। ठीक, तो x की जगह मुझे पता चल गया 0 रखना है। 22 की जगह क्या लिख रहे थे, 4 रखे थे, है ना, 8 के डिविजिबिलिटी रूल से। तो x और y को जोड़ना है, तो 4 धन 0 बराबर क्या आएगा, 4 आएगा, यानी ऑप्शन डी आ जाएगा आपका राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। देखिए जरा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे मैं आपको केवल क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट भी करा रहा हूँ, ताकि आपकी संपूर्ण तैयारी हो दोनों एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि 8 गुणे 81 गुणे 125 के धनात्मक भाजक संख्याएं बताइए। कभी भी आपसे भाजक संख्या बोले ना, तो भाजक संख्या को आप समझ लेना कि आपसे वो गुणनखंड या फैक्टर ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, गुणनखंड या फैक्टर की ही बात कर रहा है। आप कभी कंफ्यूज मत होना। और धनात्मक मतलब प्लस का चिन्ह लगा के, माइनस नहीं, समझ गए। चलो, तो आपको बताना क्या है, आपको सीधी सी बात है, इसका गुणनखंड ही बता देना है। तो कैसे बताओगे, देखो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8। 9 को क्या लिख, सॉरी 81 को क्या लिख सकता हूँ, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 3 81, यानी 3 की पावर 4 भी लिख सकता हूँ। 25 को 5 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 55 25 पंच 125। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि कभी भी अगर गुणनखंड निकालना हो और गुणनखंडों की संख्या निकालना हो, तो जो भी आपका गुणे करके इस तरह के फैक्टर बनता है ना, तो जो उसकी पावर होती है ना, तो हर पावर को 1 बढ़ा देना है। क्या कर देना है, 1 बढ़ा देना है। क्या कर देना है, 1 बढ़ा देना है। जैसे ही आप 1 बढ़ाओगे और सबको गुणा कर दोगे, तो उसके फैक्टर या भाजकों की संख्या आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ 2 की पावर 3 है तो 4 लिख दो, गुणे यहाँ 3 की पावर 4 है तो 5 लिख दो 1 बढ़ा के, 5 की पावर 3 है तो 3 से 1 बढ़ा के 4 लिख दो। अब गुणा कर दो, 4 पंचे 20 चौको 80, 80 आपका क्या आ जाएगा, ये पूरे का धनात्मक भाजक संख्याओं की संख्या आ जाएगी, भाजकों की। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी 80 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फैक्टर निकालना है भाई साहब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये लिखा है 1/2 3/4 5/6 7/8 और 9/10 का महत्तम समावर्तक बताना है। अब मैंने आपको लघुत्तम तो बताया, लेकिन अभी तक महत्तम समावर्तक नहीं बताया है। ठीक है, तो ये भी समझ लेते हैं और बटे वाला है। सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं महत्तम समावर्तक होता है क्या है। देखो, दो संख्याएं मान लो लिखी है 15 और 18। तो इनका आप कहोगे कि भाई साहब HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समावर्तक जो है 3 होगा, आप बोलोगे। अब मैं बोलूँगा 3 क्यों होगा, तो आप बोलोगे कि सर बड़ी से बड़ी संख्या वही तो है जिससे 15 और 18 कट जाते हैं, यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई सभी संख्याएं पूर्णतः कट जाएं या शेषफल 0 दें, वो उस संख्या का, उन संख्याओं का महत्तम समावर्तक होता है। यानी 15 और 18 का HCF यानी महत्तम समावर्तक आप बोलोगे कि सर 3 ही तो होगा, 3 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे दोनों डिवाइड हो जाएं। इसी तरह से 3 संख्या बढ़ा लोगे, मान लो 21, तब भी 3 ही होगा, या कुछ भी हो सकता है। तो आई होप आप महत्तम समावर्तक समझ गए होगे। लेकिन
यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। क्यों कन्फ्यूजन है? क्योंकि बटे में चीज़ें लिखी हुई हैं। अब सर बटे का कैसे बनाएंगे? तो देखो समझते हैं। पहले तो मैं लिख लेता हूँ संख्याओं को। 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10 ये संख्याएं हैं। इनका HCF यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे दी गई सभी संख्याएं कट जाएं पूर्णतः। देखो अब इसको करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। जब कभी भिन्नों का महत्तम समवर्तक निकालना हो, किसका? भिन्नों का। जैसे भिन्न है ना, बटे बटे में है, तो क्या करोगे आप? सीधा सा काम आप ये करोगे, एक सेकंड, हाँ, भिन्नों का महत्तम समवर्तक निकालना हो तो आपको फॉर्मूला क्या होता है समझना। सबसे पहले अंश, अंश तो समझते हो ना, अंश होता है ऊपर वाला ये और हर नीचे, ठीक है। तो अंश का आपको क्या निकाल देना है? अंश का HCF निकालना है। क्या? HCF यानी महत्तम समवर्त बटे हर का क्या कर दोगे? जो नीचे वाला है उसका LCM निकालोगे। जब कभी भी आपको क्या निकालना हो? भिन्नों का महत्तम समवर्तक, तो अंश का ऊपर वाले का HCF सबका निकालोगे और हर का LCM। ऊपर क्या क्या लिखा है देखो, ऊपर देखोगे तो लिखा है 1, 3, 5, 7, 9, यानी 1, 3, 5, 7, 9 का HCF निकालना है ना। लिख देता हूँ मैं, देखो HCF निकालना है किसका? 1, 3, 5, 7, 9 का, बटे LCM किसका निकालना है? संख्या लिखिए 2, 4, 6, 8 और 10 का LCM, ये होता है भिन्नों का महत्तम समवर्तक। तो अब HCF क्या होगा? वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को डिवाइड कर दे। तो इनके बीच कुछ कॉमन है ही नहीं, तो एक क्या हो जाएगा? डायरेक्ट इसका HCF हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ, अंश बटे हर को, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा मैं मिटा देता हूँ ताकि जगह हो जाए। ये समझ गए ना? देखो, हाँ, तो अब देखोगे, एक सेकंड, अब देखोगे आप तो इसका HCF क्या आ जाएगा? डायरेक्ट 1 ही आ जाएगा, क्योंकि इसके बीच कुछ कॉमन नहीं, यानी बड़ी से बड़ी संख्या एक ही होगी जिससे सभी कटेंगे, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। बटे में इसका LCM निकाल लो। 2, 4, 6, 8, 10 का जब आप LCM निकालोगे ना, तो 2, 4, 6, 8, 10 का LCM आएगा 120। अब LCM निकालने का मैंने आपको तरीका बताया है, तो LCM 2, 4, 6, 8, 10 का निकाल लेना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 120 इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 4, ठीक। तो इस तरह से आप बताना कि भिन्नों का महत्तम समवर्तक अगर पूछे तो अंश का महत्तम समवर्तक बटे हर का लघुत्तम समवर्तक। अगर मान लो यहीं पे भिन्नों का लघुत्तम समवर्तक पूछता तो आप उल्टा कर देते, यानी कि अंश का लघुत्तम बताते और हर का महत्तम, यानी इसका उल्टा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, चीज़ों को मैं एनालिसिस कराऊंगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक क्रमशः 31 और 1953 है, और यदि पहली संख्या को 13 से विभाजित करें तो भागफल 21 और शेषफल 6 आता है, तो दूसरी संख्या बताइए। सबसे पहले जो लिखा है, जो दिया है वो लिख लेता हूँ। सबसे पहले क्या दिया है? लघु महत्तम समवर्तक यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना दिया है भाई साहब? ये दिया है 31, ठीक। LCM यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कितना दिया है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM कितना दिया है? 1953 दिया है। कितना? 1953 लिख दिया मैंने। अब इसके बाद कह रहा है कि एक संख्या को 13 से विभाजित करते हैं तो भागफल 21 और शेषफल 6 आता है। ये क्यों दिया है समझो, याद रखना, एक फार्मूला होता है। फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। कोई मान लो दो संख्याएं हैं, तो दो संख्या मान लो A और B हैं। क्या है? A और B। तो कभी भी दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है ना, उन संख्याओं के HCF यानी कि महत्तम समवर्तक और LCM यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के बराबर होता है। इसलिए आपको एक संख्या का हिंट दिया है कि यहाँ से आप एक संख्या निकाल लो, और दूसरी संख्या जो निकालना है ना, एक संख्या पता चल जाएगी तो इस फॉर्मूले से निकाल लोगे। यानी कि अगर दो संख्याएं A और B दी हुई हैं ना, तो उनका जो गुणनफल है ना, हमेशा उन संख्याओं के HCF और LCM यानी लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन उसके लिए कम से कम एक संख्या भी A पता होना चाहिए, एक संख्या, तब ना B निकाल पाओगे। तो इसके लिए हिंट दिया है इसने। क्या दिया है? पहली संख्या को 13 से विभाजित करने पर भागफल 21 और शेषफल 6 आता है। कैसे निकालेंगे पहली संख्या? बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो मैं इस तरह बनाता हूँ, आप जनरली भाग ऐसे ही देते हो ना। चलो मान लेता हूँ कि संख्या x रही होगी, तो x उस संख्या को मैंने 13 से यहाँ पे भाग देते हैं, तो 13 से डिवीजर आता है, तो भागफल यहाँ लिखते हो 21 होगा। शेषफल यहाँ आएगा कितना? 6 कह रहा, तो नीचे 6 लिख दिया।
अब एक बात बताओ कि x यानी वो जो संख्या होगी भाज्य क्या होगी, तो आप कहोगे सर 21 गुणे 13 कर दो, यानी भागफल को भाज्य से गुणा करके और प्लस कर दो 6 शेषफल, तो आप बता दोगे x यानी भाज्य की संख्या। तो जब कभी भी आप 21 गुणे 13 करोगे, 21 गुणे 13 करोगे और प्लस 6 जोड़ोगे, तो आपकी पहली संख्या मिल जाएगी x की वैल्यू और वही आपका भाज्य हो जाएगा। और ये क्या मिलेगी, 21 गुणे 13 प्लस 6 जब करोगे ना, करके खुद से देखना 279 मिलेगी, सॉरी 276 नहीं 279, क्या मिलेगी 279। यानी कि आपको वैल्यू मिल गई ए की वैल्यू क्या मिल गई 279, क्या मिल गई 279। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए की वैल्यू क्या मिल गई 279। अब मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, ये समझ गए होगे। चलो, ए की वैल्यू आपको क्या मिल गई 279। अब देखो फॉर्मूले पे आ जाओ। फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है ए इंटू बी का गुणनफल है ना, उनके एचसीएफ एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलो फॉर्मूले पे आके फॉर्मूले से समझते हैं। एक सेकंड, देखो तो एक संख्या भी ए पता चल गई, तो मैं एलसीएम एचसीएफ जो है ए और बी के गुणनफल के बराबर होगा। तो मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले एचसीएफ कितना है 31 है, 31 गुणे 1953 है एलसीएम। ये जो है ना ए इंटू बी के बराबर हो गुणनफल। ए कितना है 279 निकाल लिया है, और बी अपने को गुणा निकालना है, बी पता नहीं है। अब पक्षांतर कर दो, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 31 गुणे 1953/279 इधर आ जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा। मैं दो बार नहीं लिख रहा हूँ, ऊपर वाले को वहीं पे लिख दे रहा हूँ। अब 31 गुणे 1953/279 को जब सॉल्व करोगे ना, तो सीधे सी बात है बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी, बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। और वही बी की वैल्यू दूसरी संख्या निकालना था। तो करके देख लो भाई साहब कि 31 गुणे 1953/279 करोगे तो कैसे आएगी। अब इसको सॉल्व तो आपको करना है ना, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, आपका आएगा 217। क्या आएगा बी की वैल्यू 217 आएगी, क्या आएगी 217। यानी वो जो संख्या है ना बी वाली अगली कौन सी है 217। यानी ऑप्शन जो है आपका 217 कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन बी 217। अब जो इसको सॉल्व करना है ना 31 गुणे 1953/279 ना, इसको आपको करना है, हो जाएगा सॉल्व, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले देखो 3 का विभाजन नियम क्या कहता है, 9 7 16 2 18, यानी 18 यानी 3 से ये भी डिवाइड होगा। और 9 1 10 5 15 3 18, ये भी 3 से होगा। तो 3 से कर दो, 3 9 27, 3 9 30, 3 से होगा, 3 6 18, 3 5 15, 3 1 3, 6 5 11 12, 9 3 12, फिर से हो जाएगा, कर दो। देखोगे तो 31 एकम 31 होता है, 31 तिहाई 93 होता है, डायरेक्ट कट गया, ठीक है। 3 एकम 3, अब इसको काट दो, 3 दूनी 6 और बचा कितना 5, यानी 3 एकम 3, और यहाँ कितना बचा 2 3 7 21, यानी 217 आपको मिल रहा है। तो इस तरह से काट के आप बता देना, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा नंबर सिस्टम का ये एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू का आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्लास कल देखेंगे। देखो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि यदि 3 धनात्मक संख्याएं 2 3 5 के अनुपात में हैं और उनका लघुत्तम समावर्त यानी एलसीएम की बात कर रहा है, क्या है 2400 है, 2400 है, तो उन तीनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ बताना है। कैसे करोगे समझो, संख्याएं 2 3 5 के अनुपात में है, तो मैं क्यों ना लिख लूँ इसको, एक सेकंड, मैं क्यों उनको ना लिख लूँ, 2x 3x और 5x हैं संख्याएं, लिख सकता हूँ। चलो लिख दिया मैंने। अब बोल रहा है कि उनका एलसीएम जो है ना 2400 है। तो एलसीएम क्या होता है हमेशा, देखो एलसीएम हमेशा जो होता है वो आपका होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः कट जाए जिससे, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 2 3 और 5 का अगर मैं एलसीएम निकाल के और इसके बराबर कर दूँ तो बात बन जाएगी और एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो कैसे करोगे, 2 3 और 5 को देखोगे ना, तो इनके बीच अगर एलसीएम निकालोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट गुणा ही हो जाएगा और कुछ तो होगा ही नहीं। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट गुणा, 2 3 6 5 30, यानी 30 गुणे एक्स। एक्स क्यूब मत कर देना, क्योंकि x केवल आपका एचसीएफ है फैक्टर, तो x ही रहने देना। तो 2 3 6 5 30 आपका क्या हो जाएगा, 30 गुणे x एलसीएम हो जाएगा। और इसकी जो वैल्यू है कितनी लिखी हुई है 2400 लिखी है, क्या लिखी है 2400। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो x बराबर हो जाएगा 2400/30, 0 0 कटा, 3 8 24 और 0 1, यानी 80 आ गया x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या आ गई 80 आ गई, यानी एचसीएफ आपका क्या आ गया 80 आ गया, और 80 ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, ठीक। तो ये थी हमारी आज की क्लासेस जो मैथ्स के लिए क्लास नंबर 1 थी, जिसमें मैं एसएससी जीडी और बिहार पुलिस के लिए आपके लिए पढ़ाया हूँ यहाँ पे क्या
नंबर सिस्टम और विभाज्यता के बारे में, और साथ ही साथ एलसीएम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन सब कुछ कराया हूँ। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक लाइक, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही तो एक लाइक करिएगा, और जो भी सजेशन हो कमेंट करिएगा ज़रूर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।